अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एच के। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस तूबा हुसैन। ये ऑनर एंड फाउंडर हैं एक रिहैब सेंटर की, जो कराची में लाइफ इज रिहैब सेंटर के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि लाइफ इज रिहैब सेंटर क्या करता है और सोसाइटी की बेहतरी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच मिस तूबा हुसैन कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इसमें इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों की बेहतरी के लिए कुछ अवेयरनेस सेशन दे सकूं, कुछ बता सकूं। थैंक यू सो मच। राइट, तो शुरू इसी से करते हैं कि जो लाइफ ईज रिहैब सेंटर है, ये क्या है, क्या करता है, कब से कर रहा है और कराची में ये कहाँ मौजूद है। लोग अगर विजिट करना चाहें तो उन्हें किधर आना पड़ेगा। अच्छा, मेरा नाम तुबा हुसैन है। बेसिकली मैं लाइफ इज रिहैब सेंटर की फाउंडर और ओनर हूँ। मेरा लास्ट 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। मैं खुद स्पेशल एजुकेटर हूँ, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ, मॉन्टेसरी डायरेक्टर हूँ और रजिस्टर्ड बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। मैं पिछले 8 साल से स्पेशल नीड सेंटर्स में काम कर रही थी, एज अ प्रिंसिपल, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, एज अ स्पेशल एजुकेटर। मेरे करियर का आगाज एज अ स्पेशल एजुकेटर हुआ था वाइलाज स्पेशल स्कूल से। उसके बाद जैनब रिहेबिलिटेशन सेंटर, पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, बहरिया स्पेशल स्कूल कारसाज, जीएमटी रिहैब सेंटर, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया। अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर से एज अ प्रिंसिपल रिजाइन किया है। अ, उसके बाद उसको रिजाइन करने का मकसद यही था कि मैं 1 साल से लाइफ इज रिहैब सेंटर लेके चल रही थी एज अ पार्ट टाइम। इसको रिजाइन करने के बाद पीएफ बेस मशहूर से मैंने अपना लाइफ इज रिहैब सेंटर एक्सपेंड किया है। बच्चों के लिए मल्टीपल थेरेपीज स्टार्ट की हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज को अपने पास रखा है, क्वालिफाइड स्टाफ रखा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, कि वो बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर सकें। मेरा एम यही है कि मैं बेहतर तरीके से इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं, उनको ऑब्जर्वेशंस दे सकूं डिफरेंट तरीके से। लाइफ इज रिहैब सेंटर लियाकताबाद में कायम है। लियाकताबाद में ये इसलिए कायम है कि यहाँ पे नियरेस्ट कोई भी ऐसा सेंटर मौजूद नहीं है जो स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए काम कर रहा। तो हमने इसको लियाकताबाद में कायम करने का रीजन यही है कि एक तो मेरी रेजिडेंस से नियरेस्ट है, मुझे आना जाना इजी है। कराची में सबको, कराची रहने वालों को अंदाजा होगा कि कराची में ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैंने इसको अपनी रेजिडेंस से नियर रखा। दूसरा रीजन ये था, लियाकताबाद में पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, बच्चे स्पेशल नीड्स के, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोई ऐसा सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो लियाकताबाद में इसको कायम किया। लाइफ इज रिहैब सेंटर को मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर जुलाई 21। इसमें पहले सिर्फ स्पीच लैंग्वेज थेरेपी मैं करवा रही थी एज अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, और मैंने इसका सिर्फ क्लिनिकल सेटअप रखा था। अब इसको तकरीबन 2 महीना पहले मैंने एक्सपेंड किया है। अब इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, रिमीडियल एजुकेशन और फिजियोथेरेपी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम बच्चों के साथ एबीए थेरेपी टेक्निक्स भी कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप सेशंस कर रहे हैं हम बच्चों के साथ, इंडिविजुअल सेशंस कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो ये है कि हम मल्टीपल कैटेगरीज के साथ काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिसेबिलिटीज काम करती हैं, जिसमें हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड है, डाउन सिंड्रोम हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं, स्पीच डिलेड है मेरे पास, और मेरे पास लर्निंग डिफिकल्टीज के बच्चे हैं, सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे हैं। एजेस फॉल करती हैं मेरे पास 1.5 ईयर से 20 ईयर्स तक। तो डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे डिफरेंट एजेस के हमारे पास आ रहे हैं, और हम इनके साथ काम कर रहे हैं उनकी नीड्स के। पहले बच्चे का असेसमेंट होता है, हम बच्चे के ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बच्चे के बाय बर्थ असेसमेंट्स देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, और फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको उसकी नीड के हिसाब से फुलफिल करते हैं। राइट, अच्छा ये भी बताइए कि आप ज़्यादातर अपने सेंटर में
जो वन टू वन सेशंस पे फोकस कर रहे होते हैं या ग्रुप सेशन भी चलाते हैं? अगर ग्रुप सेशंस भी होते हैं तो उसमें कैसे आप ग्रुपिंग करते हैं? अगर नहीं तो वन टू वन सेशंस पे ही ज्यादा फोकस होता है इस सेंटर में? अच्छा, ये मेरे पास वन टू वन सेशंस भी हैं, मेरे पास ग्रुप सेशंस भी हैं। वन टू वन सेशंस होते हैं बच्चे की नीड्स के हिसाब से, बच्चे को देखते हुए। ग्रुप सेशंस भी हम बच्चे की नीड्स के हिसाब से करते हैं। बच्चे का बिहेवियर इम्प्रूव होना शुरू होता है, बच्चे को सोशलाइजेशन की नीड होती है, बच्चे को कम्युनिकेशन की नीड होती है। हम बच्चे को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, दो बच्चों का ग्रुप, फिर तीन बच्चों का ग्रुप, चार बच्चों का ग्रुप। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको हम ग्रुप सेशंस में लेते हैं, ग्रुप सेशंस में हम बहुत इम्प्रूव करते हैं। अभी मेरे पास जो ऑटिज्म का ग्रुप है, वो ग्रुप सेशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों का सोशलाइजेशन और कम्युनिकेशन बैरियर बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो ये जो सारे बैरियर्स हैं हमें ग्रुप सेशन में बहुत मदद देते हैं। लेकिन हाँ, अगर बच्चा सिवियरिटी के साथ है, बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम है, अभी उसके बिहेवियर पे काम होने वाला है, तो हम फर्स्टली उसको इंडिविजुअल सेशन देते हैं। उसके बाद फिर हम बच्चे को ग्रुप में मूव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम बच्चे को ग्रुप सेशन और इंडिविजुअल सेशन में सेग्रीगेट करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी तकरीबन कितने बच्चे आपके सेंटर में आ रहे हैं आपके पास? अभी रिसेंटली मेरे पास 20 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो 20 हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली इसको फुल टाइम देना शुरू किया है, तो ये मेरे पास न्यूली एडमिटेड बच्चे हैं जो बिफोर 2 मंथ्स मेरे पास रजिस्टर हुए हैं और मेरे पास मुख्तलिफ थेरेपीज ले रहे हैं। तो अभी रिसेंटली राइट। मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ओके। तो कुछ अपनी टीम का आपने थोड़ा सा जिक्र तो पहले भी किया, तो हम थोड़ा मजीद पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे बच्चों के लिए आपके पास कौन कौन से प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं? और दूसरा ये कि आप अपनी टीम के बारे में मजीद कुछ लोगों को बता सकें कि यहाँ पे, ताकि उनको थोड़ा मजीद आइडिया हो सके कि किस किस्म की सर्विसेज वगैरह यहाँ पे दी जा सकती हैं। तो मेरे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो डाउ से ग्रेजुएट हैं। मेरे पास बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, बहरिया से उन्होंने मास्टर्स किया है, मेरे पास वो अपनी सर्विसेज दे रही हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं मेरे पास, वो अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हैं। अभी उनकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन वो भी प्रोफेशनल हैं, वो इमाम क्लिनिक में काम कर रहे हैं। राइट। तो ये जब आप अपने टीम में मेंबर्स ऐड करते हैं तो उस वक्त आप फिर किन जी। बातों का खास ख्याल रखते हैं? और मतलब कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि वो एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, कुछ फ्रेश को फोकस करते हैं और फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं अपने पास। तो आप जब नया मेंबर ऐड करती हैं अपनी टीम में तो किन बातों का ख्याल रखा जाता है उसमें? अच्छा, जब हम नया मेंबर अपने पास ऐड करते हैं तो मैं ये जरूर देखती हूँ कि वो कितना पैशनेट है काम करने के लिए। मतलब वो प्रॉपर कमर्शियल बेसिस पे काम तो नहीं कर रहा, वो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम करना चाहता है, विलिंग है, या वो बस सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि मैं जॉब करूंगा या जॉब करूंगी तो मुझे उसका अर्निंग मिलेगी, मुझे उसकी सैलरी मिलेगी। तो एक तो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि मैं अपना सेंटर कमर्शियल बेसिस पे रन नहीं कर रही, मैं चैरिटी बेसिस पे रन कर रही हूँ। पेरेंट्स की नीड्स के हिसाब से उनको लो कॉस्ट पे लेके चल रही हूँ, क्योंकि लियाकताबाद एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 90% आबादी नॉन अफोर्डिंग है। तो जब हम्म। पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हाईली पेड इदारे, तो फिर उनको कोई ऐसे इदारे भी मौजूद होने चाहिए जो थोड़ी लो कॉस्ट पे काम करें और उनको प्रॉपर सर्विसेज दे सकें। तो एक तो मैं ये देखती हूँ अपने उसमें कि वो क्वालिफाइड हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो बच्चों के साथ सिंसियर हैं, फेथफुल हैं। तो फिर मैं उनको अपने पास ले कर आती हूँ। उनसे मैं पहले से ये चीज़ डिस्कस करती हूँ कि मैं खुद भी चैरिटी बेस्ड काम कर रही हूँ, और आपसे भी मैं वही एक्सपेक्ट करूंगी कि आपने चैरिटी बेस्ड काम करना है, पेरेंट्स के लिए आसानियां पैदा करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेशल नीड्स बच्चों की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम मद्देनजर रखते हैं कि उनका बिहेवियर क्या है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन तो देखनी ही पड़ती है। ये तो एक लाजमी चीज़ है, क्वालिफिकेशन क्या है, और वो किस तरीके से बच्चों को टैकल कर लेते हैं, और उनके दिल में जज्बा क्या है स्पेशल नीड्स के साथ काम करने में। राइट। तो बहुत से सेंटर जो हैं वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि हमारी ये मुनफरिद खसूसियत है या फीचर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सेंटर की
कोई ऐसी यूनिक फीचर या खुसूसियत जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। एक तो आपने ये शेयर कर ही दिया है कि चैरिटी बेस्ड उस चीज़ को कमर्शियली फोकस नहीं है, और बिल्कुल। दूसरा साथ साथ इस चीज को भी एड्रेस कर दें कि जब बच्चों को के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो किन पॉइंट्स या किन चीजों पे आप ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं एज अ सेंटर बच्चों की लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए। अच्छा, बच्चे के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि बच्चा एज सून एज पॉसिबल नॉर्मल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। उसको इतना ट्रेन कर दिया जाए कि उसके पेरेंट्स के साथ वो कहीं पे जाए या उनके घर में कोई आए या कोई भी ऐसा नॉर्मल एनवायरनमेंट उसको मिले तो वो उसमें नॉर्मली सरवाइव कर सके, एटलीस्ट अपना थोड़ा सा पार्ट दे सके सोसाइटी को, कि उसके पेरेंट्स को भी इन चीज़ों के साथ या उसको इन चीज़ों के साथ सफ़र ना करना पड़े। फिर दूसरा ये कि जो बच्चे की नीड है, उसकी जिस चीज को इम्प्रूवमेंट देने की नीड है, मेनली उन चीजों पे काम किया जाता है। पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन को मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ कि पेरेंट्स ऑब्जर्व करें। कुछ पेरेंट्स की डिमांड होती है, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स को मैं ये कहती हूँ कि आप सेशन ऑब्जर्व करें और ये देखें कि बच्चे के साथ काम किस तरह हो रहा है और आपने उसी तरीके से बच्चे के साथ काम करना है, क्योंकि देखें ये एक टीम वर्क है। पेरेंट्स, थेरेपिस्ट, उनकी टीचर, उनके घर वाले सब मिलके काम करेंगे तो बच्चे में कहीं जाके इम्प्रूवमेंट आती है। तो मैं इस चीज पे बहुत फोकस करती हूँ कि जो भी मेरा काम है वो प्योर हो, जो मेरा थेरेपिस्ट का काम है वो बिल्कुल प्योर हो। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आप अपने स्टाफ की तो क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, वो सारी चीजें देखते हैं, तो रेगुलरली उसकी एजुकेशनल अपडेट और ट्रेनिंग वगैरह पे भी खास तवज्जो देते हैं, क्योंकि नई नई टेक्निक्स वगैरह और रिसर्चेस भी आती रहती हैं। तो उस सिलसिले में आप कैसे काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि मैं खुद भी पर्सनली भी इस चीज़ पे काम करती हूँ कि कोई भी न्यू ट्रेनिंग, कोई भी न्यू टेक्निक, कोई भी न्यू थेराप्यूटिक टेक्निक आ रही है तो मैं खुद उस वर्कशॉप को, उस ट्रेनिंग सेशन को अवेल करूँ। और मैं अपने थेरेपिस्ट को भी कहती हूँ कि आप काइंडली इसको अवेल करें, ताकि ये चीज़ें सेंटर की बेहतरी से ज़्यादा हमारी अपनी बेहतरी भी है। जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हम आगे जाके तो दूसरों को उस चीज़ से बेहतर इन्वायरमेंट, बेहतर फैसिलिटीज दे सकते हैं। तो मैं खुद भी उन चीज़ों को लेती हूँ, उन ट्रेनिंग सेशंस को, उन वर्कशॉप्स को, और अपने थेरेपिस्ट को भी कहती हूँ कि आप उन चीज़ों को लें और उनमें अपने में बेहतरी और पैदा करें। राइट। तो अपने स्टाफ की और जो टीम मेंबर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पे तो आप फोकस करें, तो जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग है उन पे भी कुछ फोकस किया जाता है, ताकि वो बेहतर तौर पे घर पे भी वही लाइन टो कर सकें जिस पे आप लोग काम कर रहे होते हैं अपने सेंटर में। बिल्कुल ऐसा ही है, पेरेंट्स ट्रेनिंग पे भी काम किया जा रहा है, पेरेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। वीकली पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, उसमें पेरेंट्स को प्रॉपर पूरे वीक के सेशंस के बारे में, बच्चे के रिकॉर्ड के बारे में, बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में, बच्चे के साथ की जाने वाली तमाम टेक्निक्स, तमाम थेराप्यूटिक टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। फिर पेरेंट्स को ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आज आप आए, बच्चे का ये सेशन ऑब्जर्व करें, बच्चे की ये बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी हो रही है और यही चीज आप घर में अप्लाई करें। अगर कोई पेरेंट, बास पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, कहते हैं हम अवेलेबल नहीं हो सकते, आप वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें, तो मैं वीडियोस भी बना के उनके साथ शेयर करती हूँ। और जो पेरेंट्स नहीं आते हैं मैं उनके साथ भी वीडियोस बना के शेयर करती हूँ कि देखेंगे आपके बच्चे के साथ ये टेक्निक्स अप्लाई की जा रही है, आपने इसको करना है। और फिर वीकली मैं उनसे फीडबैक लेती हूँ कि ये चीज आपने घर में की तो आपके पास क्या फीडबैक था, ताकि ये इस बात का अंदाजा हो कि बच्चे का सेंटर में ये बिहेवियर है और घर पे उस टेक्निक में या उस थेरेपी के दौरान ये बिहेवियर राइट। सही। तो अब जरा थोड़ा सा डिटेल में बता सकेंगी कि आपने शुरू में जिक्र किया कि आपका जो ये सेंटर है बेसिकली नॉन कमर्शियल है और है। लेस अफोर्डिंग पेरेंट्स के लिए, और जो आपने लोकेशन भी सिलेक्ट की थी उसकी एक वजह ये भी थी। तो उस बारे में अगर व्यूअर्स को बता सकें कि आप किस तरह चार्ज करते हैं आप सेशंस को या एडमिशन को, इस बारे में अगर आप बता सकें कि आपके चार्जेस वगैरह कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अच्छा देखिए, मोस्टली जो कराची में डिफरेंट इदारे हैं जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी हाईली पेड हैं। पर सेशन चार्जेस भी वो काफ़ी हाई चार्ज कर रहे हैं। वो बहुत, समझे 80% पॉपुलेशन के लिए
इजी नहीं है कि उनको अफोर्ड कर सके। तो जो नॉर्मल इदारे यहाँ पे हमारे पास काम कर रहे हैं उनसे बहुत ही लेस, उनसे भी 50% कम कर दें तो मेरे पास फीसेस हैं। पर सेशन भी हम फी चार्ज करते हैं, पर मंथ भी फी चार्ज करते हैं। और जो हम फी चार्ज कर रहे हैं उसमें भी फिर हम फर्दर डिस्काउंट दे देते हैं अगर पेरेंट और ज्यादा नॉन अफोर्डिंग है, ताकि बच्चे में एटलीस्ट थोड़ी बेहतरी तो आए, बच्चा थेरेपी देना स्टार्ट तो करे। तो बहुत ज्यादा नॉमिनल चार्जेस पे काम हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे बच्चों की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। राइट। तो लेकिन जो प्रोफेशनल्स की सैलरीज हैं, सेटअप का अपना एक्सपेंस है, तो फिर वो कैसे पूरा किया जाता है अगर वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे और पैकेजेस लेस अफोर्डिंग पेरेंट्स के लिए होती हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी मीट तो करने होते हैं। सेटअप के जो एक्सपेंसेस हैं वो मैं पर्सनली खुद बेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने खुद स्टार्ट किया है, ये मेरा पैशन था कि मैं एक ऐसा सेटअप बनाऊंगी। तो सेटअप के जो एक्सपीरियंस हैं वो मैं खुद बेयर कर रही हूँ। जब मैं थेरेपिस्ट हायर करती हूँ तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन अफोर्डिंग पर्सन के लिए इतना पेरेंट्स पे करेंगे और आपको मैं इतना पे कर सकती हूँ। अगर आप चैरिटी करना चाह रहे हैं, आप विलिंग हैं, तो वेल एंड गुड, आप मेरे साथ काम करें। अगर आप विलिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो मेरे साथ काम ना करना चाहें लो कॉस्ट पे। तो और बहुत बेहतर इदारे हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। तो जो मेरे पास थेरेपिस्ट है उनको भी मैंने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है, और वो इस चीज पे एग्री हैं कि वो भी चैरिटी बेस्ड काम करना चाह रहे हैं, उसके बाद ही वो मेरे साथ काम करें। राइट। तो ये तो वो पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को आपके सेंटर तक लेके आ सकते हैं। जो आप के सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, या दूसरे सिटीज में जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो किसी तरह उनको भी बेनिफिट हो सकता है आपके सेशन से, ऑनलाइन या कुछ ऐसे तरीके से। देखिए, उनको ये बेनिफिट हो सकता है कि हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है, वो उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे अपना लाइक्स डालें, तो उस पे जो डेली वीडियोस होती हैं, जो डिफरेंट सेशंस की वीडियोस हैं, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और रिमीडियल्स की, स्पीच थेरेपी, हम वो वीडियोस अपलोड करते हैं। वो उससे हेल्प ले सकते हैं। फिर अगर कोई ऐसी क्यूरी होती है कि वो उनसे रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो वो मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे बच्चे में आ रही है, हम ये थेरेप्यूटिक टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम और मजीद बेहतरी कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं जिसपे उनको मैं उनके आंसर्स कर देती हूँ कि ये इतनी चीजें हैं जो आप घर में कर सकते हैं। हाँ, ये आपकी बाउंड्रीज हैं, इससे ज्यादा चीजें आप नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा चीजें या इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लाजमी फिजिकली किसी थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि देखें, एक्सपर्ट एक्सपर्ट होता है। जो एक्सपर्ट है वो क्वालिफाइड है, वो डिग्री होल्डर है, फिर वो उसने स्पेशली इस चीज की ट्रेनिंग ली हुई है। तो वो जो काम बच्चे के साथ करेगा वो प्रोफेशनल हैंडलिंग होगी। जो पेरेंट्स काम करेंगे वो भी प्रोफेशनल की तरीके से करना चाहेंगे, लेकिन बाद वक़ात उस चीज के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर तरीके की जरूरत होती है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को कि सबसे पहले आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और अपना बेहतर तरीके से उस बच्चे के सेशंस करवाएं, उनसे पूछें बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप चीज़ों को फर्दर डिस्कस करें ताकि आपका बच्चा बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सके। हाँ, अगर पेरेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो मेरे पास मेरे फेसबुक पेज पे भी वीडियोस अवेलेबल होती हैं, गाइडेंस अवेलेबल होती है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी गाइडेंस अवेलेबल होती है, वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर उससे भी वो अपनी चीजें वहां से भी देख सकते हैं। तो ये जो यूट्यूब चैनल है आपका, ये भी लाइफ ईज रिहैब सेंटर के नाम से ही है या कोई और नाम? नहीं, ये मेरे पर्सनल नाम से है, तुबा शाहजेब के नाम ओके। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं आजकल सबसे पूछता हूँ, और वो ये है कि इंक्लूसिविटी और इंक्लूसिवनेस जो पाकिस्तान में यूज होता है, काफी ज्यादा फ्रेज ये यूज हो रहा है आजकल, मार्केट में काफी इन है। तो आप है। समझती हैं, हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि इंक्लूसिव सेटअप क्या होता है? आप क्या समझती हैं कि इंक्लूसिव इन पाकिस्तान में बहुत से इदारे क्लेम तो करते हैं कि वो इंक्लूसिव स्कूल्स हैं, तो क्या ऐसी ही बात देखिए, इंक्लूसिविटी
एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए। लेकिन इंक्लूसिविटी में हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो इंक्लूजन उस बच्चे के लिए फायदेमंद है या नहीं है। क्या बच्चा अपने साथ सोशलाइजेशन या उस इंक्लूसिव बिहेवियर को कबूल कर सकता है, वो इस कैटेगरी में है या इस स्टेज पे है या नहीं है। क्योंकि देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे की कुछ चीजों को इम्प्रूव करने के बाद उसको इंक्लूजन की तरफ मूव करना होता है। अगर हम ये चाहें कि बच्चे का ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम बच्चा फॉरेन इंक्लूजन में डाल देंगे तो बच्चा सेट हो जाएगा, तो चीजें उस तरीके से बेहतर नहीं होती। थोड़ा सा चीजों को टैकल तरीके से लेकर चलना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप। कि बच्चे में थोड़ी सी पहले जो चीजें उसकी प्रॉब्लमेटिक हैं उनको बिल्कुल रिमूव नहीं लेकिन मैनेज किया जाए, फिर उसको इंक्लूजन में मूव किया जाए। बहुत सारे स्कूल्स इंक्लूसिव सेटअप पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं इंक्लूजन पे। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि स्पेशल नीड बच्चों को कॉर्नर्ड नहीं किया जा रहा, उनको साइड पे नहीं किया जा रहा, उनको सोसाइटी में लाया जा रहा है। और स्पेशली नॉर्मल बच्चों में ये अवेयरनेस पैदा की जा रही है कि ये भी हमारे जैसे ही है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम इनकी जिंदगी के साथ है, लेकिन ये हमारे जैसे इंसान है। सबसे पहले हम इनको इंसान तो समझे, उसके बाद इनकी प्रॉब्लम देखें। तो ये चीज है, इंक्लूजन एक बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत बेहतर है हमारे जैसे लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन यह है कि इंक्लूसिव सेटअप में अपने बच्चे को डालने के लिए हमें बच्चे की नीड्स और बच्चे की कैटेगरी सारी चीजों को देखना पड़ता है पहले, उसके बाद हम बच्चे को इंक्लूजन में डालें तो बच्चे के लिए बहुत बेहतरी हो सकती है। राइट। तो ये सोसाइटी की बात निकली है, तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि अब बहुत सी जगहों पे, जिस तरह नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल किड्स, ये इस तरह के वर्ड्स या फ्रेजेस यूज नहीं किए जाते। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सी जगहों पे हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हुए लोगों को देखते हैं। वरना बहुत से नई टर्म्स आ गई हैं कि टिपिकल, नॉन टिपिकली डेवलपिंग एंड सो ऑन। तो आप क्या समझती हैं कि इन अल्फाज से फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता सोसाइटी? है। ओके। देखिए जब हम बच्चे को अगर ये कहते हैं ना ये स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल नीड बच्चा है, तो वो स्पेशल नीड बच्चा मतलब हम उसको, हमने तो उसको पहले ही कैटेगराइज कर दिया ना कि वो स्पेशल नीड है, उसमें कोई मसला है। हाँ, इंटरनेशनली जो वर्ड यूज होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, पहले तो वो इंसान है ना, पहले वो पर्सन है। हम पहले उसको इंसान तो समझे, उसके बाद उसकी स्पेशल नीड को देखें। पहले वो इंसान है, उसके बाद उसकी ये स्पेशल नीड है। जब हम ये कहते हैं कि इम्पेयर्ड बच्चा है, प्रॉब्लमेटिक बच्चा है, ये इंटेलेक्चुअली डिलेड बच्चा है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि ये बच्चे के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है। कि पहले वो इंसान है, पहले एक वो बच्चा है, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम ये बात कर देते हैं, उस पे लेबल लगा देते हैं कि वो ये चीज है, वो एबनॉर्मल है, इस तरीके के वर्ड्स भी लोग यूज करते हैं कि वो एबनॉर्मल है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जबकि ये चीजें बहुत बच्चे के दिमाग पे, बच्चे के पेरेंट्स के दिमाग पे और बच्चे की जिंदगी पे बहुत बुरा असर डालती हैं। अगर बच्चा स्पीच डिलेड भी है तो और कुछ अर्से बाद बच्चे ने उस चीज को इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन उसके साथ सारी जिंदगी ये लेबल लगा रहेगा, ये स्पीच डिलेड था, ये स्पीच डिलेड था, ये प्रॉब्लम के साथ है, ये इस प्रॉब्लम के साथ है। क्यों? हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो व्हील चेयर बाउंडेड होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं, लेकिन वो बहुत तरक्की करते हैं माशाल्लाह। तो ये वाली चीजें, हमारी सोसाइटी इन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करती, और हमारी सोसाइटी डायरेक्ट ये चीज कह देती है कि फलां एबनॉर्मेलिटी है, दिमागी मसला है, जिस्मानी मसला है, ये चीजें कह दी जाती हैं। इन चीजों से एक तो दिल आजारी भी होती है, दूसरा ये कि इंसान के अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन होता है कि मैं इम्प्रूव कर सकूंगा, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, वो तो आपने ये बात कह के पहले ही खत्म कर दी कि अच्छा भाई मेरे साथ तो कोई मसला है। तो इंसान अगर सोचेगा भी, कोशिश भी करेगा कि मैं इन चीजों में आगे चला जाऊं या मैं कोशिश तो करूं, तो जब आपने उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया, उसकी पर्सनैलिटी को ही खत्म कर दिया, उसकी जहनी सोच को वहां महदूद कर दिया, तो वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा कैसे? तो काइंडली मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप इनके पेरेंट्स से या इन बच्चों के साथ इस तरह के वर्ड्स ना इस्तेमाल करें। बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है, और ये आप ये देखें कि आप क्या पार्ट ले सकते हैं उसमें कि बच्चे की बेहतरी हो सके, या उसके पेरेंट्स को कौन सी फैसिलिटी ऐसी दे सकते हैं
कि बच्चा बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर जाए, बच्चे में बेहतरी आ जाए, चाहे वो घरेलू बेहतरी हो, चाहे वो सोशलाइजेशन में हो, चाहे वो बाहर किसी मार्केट में निकल कर हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो। कोई भी एक बंदा उसके पेरेंट्स को या उस बच्चे को कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट या कौन सी ऐसी बेहतरी दे सकता है जो बच्चे के लिए बेहतर साबित हो। ना कि हम ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें कि पेरेंट्स फिर झिझकते हैं, हम बच्चा बाहर नहीं लेके जा सकते तो हम भी बाहर नहीं जाए, हमारे बच्चे को सब इस तरह से कहते हैं। उनकी दिल आजारी भी होती है और उनकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है, उनकी जहनी सोच खत्म हो जाती है, उनकी हर चीज खत्म हो जाती है। तो काइंडली मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इनके साथ इस तरह के वर्ड्स ना इस्तेमाल करें, पहले उनको एक इंसान समझे फिर उनकी प्रॉब्लम को देखें। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करती हैं, क्या मशवरा देती हैं कि जब भी वो किसी सेंटर को सिलेक्ट कर रहे हों अपने बच्चे के लिए, अपने किसी भी चैलेंज की वजह से, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे सेंटर को चूज करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए अपने बच्चे की फर्दर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए? देखिए, पेरेंट्स जब सबसे पहले एक सेंटर में जाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ये देख कर जाते हैं सेंटर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी जगह पे कायम है, या कुछ भी ऐसा मतलब उसकी चकाचौंध देख कर जाते हैं। तो हम ये फील करते हैं बच्चे के साथ बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद हमें ये फील होता है काम नहीं हो रहा, बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, क्या वजह है। तो प्लीज काइंडली इस चीज को ये देख लें कि आपका बच्चा जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे एक्सपीरियंस भी हो, क्वालिफाइड भी हो, और बच्चे के साथ काम करने वाले लोग भी हों। आप पहले इस चीज को देखें कि जिन लोगों के हाथ में आप अपना बच्चा दे रहे हैं, वो अगर आपके बच्चे का 30 मिनट का सेशन ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं आपके बच्चे के साथ। जो एक प्रोफेशनल तरीकेकार है पेरेंटल ऑब्जर्वेशन का, उसका रीजन यही है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को देखें कि बच्चे के साथ क्या काम हो रहा है। बच्चा वैसे ही एक प्रॉब्लम के साथ सरवाइव कर रहा है, और अगर फिर बच्चे का टाइम जाया होगा तो बच्चे का तो वो सारा टाइम, वो सारी चीजें तो वेस्ट हो गई ना। तो काइंडली आप अपने बच्चे के लिए ये चीज जरूर देखें, जाके थेरेपिस्ट से डिस्कस करें, वहाँ के ओनर से डिस्कस करें, उसकी टीचर से डिस्कस करें कि मेरे बच्चे के साथ आज क्या काम हुआ है, इस प्रॉब्लम के लिए आप क्या टेक्निक अप्लाई करें, किस तरह से काम करें, उनसे भी क्वेश्चंस करें, ताकि आपको इस चीजों का आइडिया हो कि बच्चे के साथ काम हो भी रहा है या सिर्फ ये लिखी हुई बातें हैं या सिर्फ पढ़ी हुई बातें हैं कि काम हो रहा है। तो काइंडली आप चीजों के अंदर जाके देखें। मैं कहती हूँ कि आप पेरेंट्स को इस चीज का एक्सेस होना चाहिए कि वो रूम टू रूम जाके भी देखना चाहें कि मेरे बच्चे के साथ क्या काम हो रहा है, तो वो देखें, क्योंकि वो माँ बाप हैं, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। बेशक ये है कि थेरेपिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट काम नहीं करे, लेकिन अगर किसी जगह पे आपको लगता है कि कोई लैकिंग आ रही है, आप उसको डिस्कस करें, आप देखें आपकी वजह से लैकिंग आ रही है, थेरेपिस्ट की वजह से लैकिंग आ रही है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में लैकिंग आ रही है, ताकि एक टीम वर्क बेहतर तरीके से काम कर सके। राइट। तो इसी मशवरे और एडवाइस के साथ हमारे टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है, तो हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। मिस तूबा हुसैन, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो हमें आपसे मिली है ये हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वॉचिंग, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। Until then, take care and Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफिज।